तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों पर, जहां पर बर्फबारी ने पूरा नज़ारा बहुत रोचक और रोमांचक बना दिया है। गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग, गांदरबल में सफेद बर्फ की रौनक देखने को मिल रही है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। प्रकृति ने सफेद बर्फ से पहाड़ों का खूबसूरत श्रृंगार कर दिया है और इस अद्भुत नज़ारे को कैद करने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ताज़ा बर्फबारी ने सैलानियों की मुराद को पूरा कर दिया। बर्फबारी के बाद यहाँ के अद्भुत नज़ारों का दीदार कर रहे सैलानियों के चेहरे खिल चुके हैं, उनमें खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पहाड़ों के इन खूबसूरत नज़ारों को कुछ लोग यादों में बसा रहे हैं, तो कई इन पलों को कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। पेड़ पौधों से लेकर रास्ते और घर, सब कुछ बर्फ के आगोश में पूरी तरीके से समाया हुआ है। या यूं ही कह सकते हैं कि सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद पहाड़ी चोटियों से जमीन तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ों के तापमान में थोड़ी और गिरावट दर्ज की जाएगी और बर्फबारी न केवल सैलानियों के लिए गुड न्यूज़ लाई है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी कारोबार का एक अच्छा खासा मौका ज़रूर है। एक लंबे इंतज़ार के बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। चलिए अब आपको सबसे पहले सोनमर्ग लेकर चलते हैं, जहां बर्फबारी देखकर सैलानियों के चेहरे खुशी से दमक उठे हैं। दरअसल कश्मीर में तापमान में गिरावट की वजह से ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। देखिए, कश्मीर में चिल्लई कलां से पहले ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पारा गिरने की वजह से श्रीनगर की डल झील भी जमने लगी है, लेकिन सोनमर्ग जैसे इलाकों में तस्वीर बहुत खूबसूरत है, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। सैलानी भी कुदरत के इस करिश्मे का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये दुनिया है सपनों की, जहां दरिया है बर्फ का, जिस पर बहते हुए या कहें कि फिसलते हुए जाने से बढ़कर कोई दूसरी खुशी नहीं। ये जो नजारा है, इसे देखने, महसूस करने, अपनी यादों में संजोने के लिए सैलानी बेकरार रहते हैं। इस साल कश्मीर में कुदरत ने इन्हें निराश नहीं किया। दिसंबर के शुरुआती दिन हैं और अभी से वादी के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। सोनमर्ग में तो इतनी हो रही है कि जमीन नजर ही नहीं आ रही। पहाड़ हों या बस्तियां, सभी ने सफेद चादर ओढ़ ली है। ये तस्वीरें ही कश्मीर को जन्नत बनाती हैं। कुदरत ने सफेद रंग से पहाड़ों का जो श्रृंगार किया है, उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। बर्फबारी हुई है, पारा गिरा है, और जब तापमान लगातार शून्य से नीचे हो तो ऐसी तस्वीरें लाजमी हैं। बर्फ के फूल, बर्फ के पत्ते और शाखें भी बर्फ की नजर आती हैं। ऐसे मौसम में जब बर्फबारी भी हो रही हो तो सैलानियों के चेहरे खिलना लाजमी है। रात यहाँ पे स्नोफॉल हुई है फर्स्ट टाइम, तो फिर यहाँ पे हम लोग आए हैं। अब सोनमर्ग में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी, हेल्पफुल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं फर्स्ट टाइम, तो इतना ज़्यादा पता नहीं है क्या चीज़ क्या है, तो हर चीज़ में हेल्प बहुत ज़्यादा की और बाकी बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी तो यहाँ स्नो में बहुत ज़्यादा, बाकी में जो जन्नत कहा जाता है, इससे बढ़िया जन्नत कहीं नहीं मिलेगी आपको। दुनिया के अंदर जन्नत है तो वो कश्मीर ही है। हम लकी हैं कि हमें यहाँ बर्फ़ पहलगाम में और यहाँ पे जो है सोनमर्ग में और गुलमर्ग में बर्फ़ है, लेकिन हम सोनमर्ग आए हैं पहली बार यहाँ। और अचानक जो है बर्फबारी शुरू हो गई थी कल रात में और बहुत अच्छा लग रहा है। लोकल आदमियों का बहुत सपोर्ट है, यहाँ पे कोई जरा सी भी दिक्कत नहीं है और बर्फबारी लग रहा है कि अब लगातार शुरू रहेगी। सीजन की पहली बर्फबारी हमें देखने को मिली। यकीनन कश्मीर में सोनमर्ग जैसे इलाके इस वक्त सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जो दूर से आए हैं और पहली बार बर्फबारी देखी है, वो रोमांचित हैं। बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे कश्मीर में सोनमर्ग जैसा ही हाल हो। श्रीनगर को देख लीजिए, पारा यहाँ भी शून्य से नीचे जा चुका है, मगर बर्फबारी का अभी नामो निशान नहीं। बेशक डल झील का पानी जमने लगा है और झील के ठहरे हुए पानी में कोई तन्हा शिकारा ही कभी कभार नजर आ जाता है।
न बारिश न बर्फबारी, कश्मीर में इसे सूखी ठंड कहते हैं। कश्मीर में आमतौर पर इतनी ठंड चिलय कला के दौरान पड़ती है, लेकिन यहाँ तो ये आलम है कि 21 दिसंबर से पहले ही लोग घरों में कैद हैं। श्रीनगर में सर्दी का सितम अभी और बढ़ने वाला है। जाहिर है चुनौतियां भी बढ़ेंगी, लेकिन दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जैसे इलाकों के हालात देखिए तो आपको ताज्जुब होगा। पारा इतना नीचे चला गया कि नदी ही जम गई। दक्षिण कश्मीर के शोपियां के इलाके में जिसमें हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे -6.2 देखने को मिल गया है, जिसकी वजह से तमाम तर नदियां जो है या नाले हैं या नलके हैं वो जम चुके हैं। हम अभी एक जो है नदी पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो है नदी जम चुकी है। हम इसको यहाँ पे इस पत्थर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ का तापमान जो है किस हद तक और ज़्यादा गिर सकता है। आप देख लीजिए कि मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये टूटने का नाम नहीं ले रही है। नदी नाले ही नहीं जमे, बल्कि पेड़ पौधे भी जैसे बर्फ के बन गए हैं। यकीनन ये खूबसूरती मनमोहती है, लेकिन ठंड ऐसी हो तो यहाँ रहने वालों के लिए परेशानियां भी बढ़ती हैं। मौसम विभाग का अंदाजा है कि आने वाले दिनों में ये सूखी ठंड और बढ़ने वाली है, क्योंकि 15 दिसंबर से पहले बर्फबारी या बारिश के आसार नहीं हैं। लेकिन कश्मीर में दूसरे हिस्सों में सैलानियों के लिए नजारा इन दिनों बेहद हसीन है। बड़ी तादाद में लोग विंटर गेम्स का मजा ले रहे हैं। ऊंची पहाड़ियों पर पैराग्लाइडिंग की ये बेहद खूबसूरत तस्वीर सैलानियों को भी भा रही है, लोगों को कश्मीर बुला रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ी इलाकों के बाद अब बात मैदानों की कर लेते हैं। यहाँ भी सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। राजस्थान के कुछ इलाकों में पारा तेजी से लुढ़का है, तो यूपी के कई इलाकों में ठिठुरन बढ़ चुकी है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अभी सुबह शाम की ठंड है, लेकिन अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड तेजी से बढ़ेगी। जानकार मान रहे हैं कि पोलर वॉर्टिस यानी कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली बर्फीली हवा की वजह से इस साल सर्दी के पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं। ठिठुरता शहर, घरों में सिमटे लोग। जाहिर है ऐसी सर्दी में जिगर की आग काम नहीं आने वाली। जिनका ठिकाना सड़क है, उनका सहारा सिर्फ अलाव है। प्रयागराज में इन दिनों जैसी सर्दी है, उसे देखते हुए दूसरी तस्वीर भला क्या हो सकती है। बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत गलन है, बहुत ज्यादा गलन है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे अनुमान ये लगाया जाता है कि इससे ज़्यादा ठंड पड़ेगी। गलन की शुरुआत 2 दिन से हो गई है। ये तो हुई प्रयागराज की तस्वीर। अब जरा यूपी की राजधानी लखनऊ की हालत देख लीजिए। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ही आलम ये है कि ठंड डराने लगी है। आदमी तो आदमी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जानवरों के बाड़े में हीटर और घास के बिछौने बिछा दिए गए हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे सांप हो गए, रेप्टाइल्स, जितने भी हमारे सरीसृप जिनको हम कहते हैं वो हो गए, उनके लिए हीटर्स की व्यवस्था कर दी गई है, कंबलों की व्यवस्था कर दी गई है और पुआल की व्यवस्था कर दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि सांप प्रजाति के, सरीसृप प्रजाति के जो जितने भी जानवर हैं वो इस समय हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो हाइबरनेशन में जितने जानवर जाते हैं उनको ऐसी व्यवस्था दे दी जाती है ताकि वो इन सब कंबल और पुआल के नीचे अपने बॉडी को ले जाएं और वहाँ पर वो सुरक्षित रह सकें ठंड से। जो हमारे हर्बीवोर्स हैं या बड़े जानवर हैं, उनके लिए भी बैठने वाली जो जगहें हैं जहाँ पर अक्सर वो बैठते हैं, उन जगहों पे पुआल बिछा दी गई है। और उनके जो नाइट सेल्स हैं, जहाँ पे वो रात्रि में विश्राम करते हैं और खाना खाते हैं, उनमें हीटर्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा बड़े बड़े पेड़ों की टहनियों को काट दिया गया ताकि जानवरों के बाड़ों में धूप आ सके। राजस्थान की ये तस्वीर देख लीजिए। सीकर जिले के फतेहपुर में तापमान गिरकर 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और पौधों पर, पत्तियों पर पानी जम गया। अकेले फतेहपुर का ये हाल नहीं, बीकानेर, दौसा, चूरू और झुंझुनू में भी पारा बेहद नीचे है। लोग भारी ठंड का सामना कर रहे हैं।
राजस्थान के लिए अच्छी बात ये है कि फिलहाल शीतलहर का अनुमान नहीं है। अगले 2 हफ्ते भी अलग अलग इलाकों में तापमान में फर्क रहेगा। पर सर्दी कड़ाके की पड़ने वाली है, पर शाम के समय जिस समय पे हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है उस समय का अपडेट मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ जयपुर में अभी टेम्परेचर जो मिनिमम रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 11 डिग्री है पूरे दिन का। और अगर हम आगे के 2 हफ्तों की बात करें तो मौसम विभाग का यही कहना है कि इस बार सर्दी आने वाले 2 हफ्तों में इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। हालांकि कुछ दिनों बाद हल्के हल्के बादल छाए रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पर अगर पूरे राजस्थान के सबसे मिनिमम टेम्परेचर की बात करूँ तो वो शेखावटी बेल्ट में है, जो कि अभी 6 डिग्री है। आने वाले कुछ दिनों में कोल्ड वेव अभी महसूस नहीं की जाएगी, पर अगर पूरे विंटर्स में जो कोल्ड वेव महसूस की जाने वाली है, सबसे सामान्य से कम टेम्परेचर जिस एरिया में रहने वाला है वो भी राजस्थान की शेखावटी बेल्ट ही है, यानी कि चूरू और सीकर वाला जो एरिया है वहाँ सामान्य से कम टेम्परेचर रहेगा। दिल्ली ही नहीं, आसपास के शहरों में सुबह और शाम के वक्त अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है। दावा है कि 11 दिसंबर से पारा और नीचे जा सकता है। असल में इस साल प्रचंड ठंड का अनुमान है और उसकी एक वजह है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने पर पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिसंबर का दूसरा सप्ताह कई राज्यों में सर्दी की तीव्रता और बढ़ा सकता है। देश के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में ठंड का असर अगले 1 हफ्ते तक बना रहेगा। इतना ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक कोहरा छा सकता है। ये तो अभी शुरुआत है, सर्दी का सितम तो अभी शुरू होने वाला है। जानकार मान रहे हैं कि इस साल पिछले सालों की तुलना में प्रचंड ठंड पड़ने वाली है। हो सकता है कि इस साल सर्दी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दे और उसकी बड़ी वजह है पोलर वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स का मतलब होता है हवा का घूमता हुआ चक्कर। पोलर वॉर्टेक्स असल में लो प्रेशर और बेहद ठंडी हवा का इलाका होता है जो उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों पर बना रहता है। ये हवा का चक्र वातावरण की ऊपरी सतहों पर होता है। पोलर वॉर्टेक्स एक वॉर्टेक्स होती है जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल के ऊपर काफी ऊंचाई पर, यानी कि 20 से 30 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में ऊपर एक आप कह सकते हो कि एक रिंग होती है जो एक तरह से आप कह सकते हो कॉम्पैक्ट होती है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं रोटेट करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट ग्लोब का चक्कर लगाती हैं और काफी ऊंचाई पर रहता है। वैसे तो पोलर वॉर्टेक्स साल भर रहता है, लेकिन गर्मियों में कमजोर और सर्दियों में बेहद असरदार हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जब पोलर वॉर्टेक्स ज्यादा ताकतवर होता है तो ठंडी हवाएं दक्षिण की ओर आती हैं, जिसका असर दुनिया के कई हिस्सों पर पड़ता है। जानकार मान रहे हैं कि इस साल उत्तरी गोलार्ध में पोलर वॉर्टेक्स का जो पैटर्न है वो भारत को भी प्रभावित कर सकता है, यानी बेहिसाब ठंड पड़ सकती है। माना जा रहा है कि इन ठंडी हवाओं का ही असर रहा कि नवंबर में भी कई जगहों पर तापमान काफी नीचे गया और आगे यानी दिसंबर में भी इनका असर नजर आ सकता है, यानी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं धुरंधर की, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर ये कमाल कर रही है। वैभव, आपको किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी? ऑफ कोर्स अक्षय खन्ना। Oh और मैं तब से उनको प्रेज कर रहा हूँ जब से उनकी फिल्में, उनको ऐसे रोल नहीं मिल रहे थे और हमेशा हम चर्चा करते थे कि उनको अगर जबरदस्त रोल मिल गया तो लीड रोल को खा सकते हैं वो, और यही हुआ इस फिल्म में। और मुझे लगता है इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद भी फिल्म बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो देखिए, धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचा रही है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। धुरंधर ने 3 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 4 दिनों में ये फिल्म 125 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। केवल कमाई का आंकड़ा ही नहीं, मूवी में अभिनेताओं की दमदार एक्टिंग लोगों के दिल और दिमाग में बैठ रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों अक्षय खन्ना डांस के धुरंधर बन के छाए हुए हैं। अक्षय का डांस देखकर उनके फैंस दीवाने हो गए हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को भी अक्षय का डांस काफी अच्छा लगा। अक्षय ने इस डांस को देखकर डायरेक्टर को भी हैरान किया है। वहीं दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि फिल्म 3 इडियट्स के सीक्वल कंफर्म हो चुका है। 15 साल बाद 3 इडियट्स 2 आने वाली है, यानी पर्दे पर आप रेंचो को एक बार फिर से देख पाएंगे। आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी और करीना कपूर फिर से एक साथ पर्दे पर धमाल करेंगे।
धुरंधर में अक्षय खन्ना की ये एंट्री अब वो वायरल हो चुकी है। इस डांस स्टेप पर सोशल मीडिया पर रील्स की बाढ़ है। यहाँ तक कि खुद अक्षय का ये अंदाज बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल को भा गया है। साइना की जो रील वायरल है उसमें असली सरप्राइज है कि उनके पिता, जिन्होंने कैमरे के सामने विनोद खन्ना स्टाइल पोज देकर ये मैसेज दिया है कि विनोद खन्ना के बेटे ने क्या कमाल कर दिया है। कहने को फिल्म धुरंधर में धुरंधर एक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन जिस धुरंधर ने इस वक्त सोशल मीडिया की लाइमलाइट चुरा रखी है वो है अक्षय खन्ना। रहमान डकैत के इंटेंस नेगेटिव किरदार में उन्होंने जो आग लगाई है वो लोगों के दिल में उतर गई है। फिल्म के जिस सीन की सोशल मीडिया पर खूब धूम मची है वो है बहरीन के लोकप्रिय ट्रैक पर अक्षय खन्ना का डांस। दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा सीक्वेंस स्क्रिप्ट में था ही नहीं और अक्षय ने मौके पर ही खुद क्रिएट किया था। बताया जा रहा है कि आखिरी मौके पर अक्षय खन्ना ने डायरेक्टर आदित्य से डांस करने को कहा और बिना किसी कोरियोग्राफर के अक्षय ने ऐसा स्टाइल मारा कि लोग दंग रह गए। दरअसल जिस गाने पर ये डांस है वो खाड़ी देशों के हिप हॉप आर्टिस्ट फिलिप राची का गाया हुआ है। ये गाना पहले से ही लोकप्रिय था, लेकिन धुरंधर में इस्तेमाल होने के बाद इसकी चर्चा अब चारों ओर है। इस गाने को YouTube पर लाखों व्यूज मिल चुके हैं। धुरंधर वैसे तो रणवीर सिंह की फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग के बदौलत अक्षय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनकी दमदार एक्टिंग और ऑन द स्पॉट क्रिएट किया गया ये स्वैग सीक्वेंस सोशल मीडिया पर रील्स की बाढ़ ला चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिल्म 3 इडियट्स का सीक्वल कंफर्म हो गया है। 15 साल बाद 3 इडियट्स 2 आने वाली है, यानी पर्दे पर आप रैंचो पिया को एक बार फिर से देख पाएंगे। आमिर खान, अरमाद, शर्मा जोशी और करीना कपूर खान की फिर से एक साथ पर्दे पर वापसी होने जा रही है। धमाका जरूर होगा। 15 साल बाद सिनेमा की दुनिया फिर से रेंचो से मिलेगी। सामने फरहान भी होगा और राजू की कहानी भी होगी। बॉलीवुड के गलियारों में खबर तो यही है कि लोगों के दिलों पर राज करने वाली 3 इडियट का जादू फिर लौटने वाला है। फिल्म के सीक्वल की तैयारी शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 3 इडियट्स 2 की स्क्रिप्ट तक लॉक हो चुकी है। 3 इडियट्स 2 की कहानी वहां से शुरू होनी है जहां से पहली कहानी खत्म हुई थी। इस फिल्म के बहाने रैंचो, फरहान और राजू की आइकॉनिक तिगड़ी की वापसी होगी। इन तीनों शानदार कैरेक्टर्स को आमिर, अरमाद और शर्मन फिर से पर्दे पर जीते नजर आएंगे। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि करीना कपूर भी पिया के किरदार में वापसी करेंगी। इस बार 3 इडियट्स 2 के साथ जो बात नई होगी वो ये है कि प्रोडक्शन की जिम्मेदारी से आमिर भी जुड़ेंगे। फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी करेंगे और प्रोडक्शन का जिम्मा हिरानी के अलावा विदु विनोद चोपड़ा और आमिर खान संभालेंगे। कहा जा रहा है कि अगले साल जुलाई से फिल्म की शूटिंग शुरू होने की तैयारी भी हो चुकी है। दरअसल अभी तक हिरानी दादा साहब फाल्के बायोपिक प्रोजेक्ट को लेकर बिजी थे, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट न मिल पाने की वजह से ये प्रोजेक्ट रुक गया है और इसी दौरान उन्होंने 3 इडियट्स 2 के आइडिया को पूरा समय देकर एक मजबूत कहानी लिख डाली। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये फिल्म भी पहली फिल्म की तरह हंसाएगी, गुदगुदाएगी और एक मजबूत मैसेज देगी। 2009 में रिलीज हुई 3 इडियट्स को एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। उस जमाने में इस फिल्म ने एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहस छेड़ दी थी। यही नहीं, 2009 में 200 करोड़ कमाने वाली 3 इडियट पहली फिल्म थी। तो एक बार फिर जब वही टीम दोबारा एक साथ आ रही है, एक नई कहानी, एक नए रंग और पुरानी दोस्ती के साथ, ऐसे में सिनेमा के संसार में सेलिब्रेशन तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व लिए चलते हैं। वैसे तो ये जगह बाघों की दहाड़ गूंजती है, लेकिन इन दिनों यहाँ बाघों के कारनामों की गूंज सुनाई दे रही है। बीते संडे को यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी की सांसें थाम दी। पर्यटकों से भरी जिप्सी के सामने अचानक बाघिन ST9 पहुंची
उसके बाद उसने जो किया, उसने सबको चौंका दिया। अचानक बागिन करीब 8 फीट ऊंची फेसिंग को एक ही छलांग में पार कर गई। बागिन को करीब पाकर जिप्सियों में बैठे पर्यटक घबरा गए। कुछ तो पीछे हटते नजर आए, लेकिन बागिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ही बिल्कुल पास आकर भी वहां से निकल गई। ये नजारा पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मेलोडी फेस्ट का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन अभी से वहां के वातावरण में उत्सव का रंग महकने लगा है। दार्जिलिंग में फेस्ट से पहले गिटार वादकों का अनोखा संगम देखने को मिला और कई मशहूर धुनों पर सैलानी आनंद लेते हुए नजर आए। सात 700 से ज्यादा गिटारिस्ट, दार्जिलिंग का चौरस्ता इलाका और मेलोडी फेस्ट के आगाज से पहले का समारोह। पूरा माहौल संगीत के अद्भुत सुरों से लहलहा रहा था। कोशिश तो विश्व रिकॉर्ड बनाने की थी, इसलिए गिटार वादकों को आमंत्रित भी किया गया था। बीर बीर गोरखाली गाने की धुन पर सभी आनंद के समंदर में गोते लगा रहे थे। मेलोडी उत्सव का हमेशा की तरह बुलंद जोश देखते ही बन रहा था। क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सभी अपने संगीत प्रेम में लीन थे। मानो प्रकृति के शहर दार्जिलिंग में संगीत का अनोखा आयाम स्थापित हो रहा हो। तो वो फीलिंग बहुत बढ़िया था। लाइक मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ, घर इधर है, सिलीगुड़ी में पढ़ाई करता हूँ, लेकिन कल रात ही मैं इधर आया जस्ट फॉर इसी के लिए 5 मिनट बजाने के लिए फॉर द मंत्र बैंड और बीर बीर गोरखाली। और इसका ये सॉन्ग सुनते ही हमारे पास हमारे अंदर एक गूज़बम्स आ जाता है। मैं तो क्राउड और ठंडा ठंडा ওয়েদার কলকাতা থেকে ঠান্ডাই পড়ে না, তো এখানে বেশ ভালোই লাগছে। কেন সবারই ভালো লাগছে, সবাই খুব এনজয় করছে। दरअसल मेलोडी फेस्ट का आयोजन 11 से 14 दिसंबर तक होना है, लेकिन उससे पहले इस फेस्ट के शुरुआत के तौर पर कुछ खास कार्यक्रमों का आयोजन होना है। इसी वजह से गिटार वादन के लिए गिटारिस्टों को बुलाया गया था और इस समारोह में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से संगीत प्रेमी दार्जिलिंग पहुंचे थे। ये फेस्ट इलाके की चाय विरासत, संगीत विरासत, साहसिक संस्कृति और स्थानीय उद्यमिता का जश्न मनाने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ताकि युवाओं के लिए रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सके। इस महोत्सव में अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जैसे ओपन रॉक, संगीत प्रतियोगिता, डी रॉक कंपटीशन। प्रतियोगिता में देश भर के बैंडों के अलावा पूर्णा राय, मंत्रा और चक्र जैसे लोकप्रिय कलाकार प्रस्तुति देंगे। 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले दार्जिलिंग हिल मैराथन में देश भर के करीब 4000 एथलीट भाग लेंगे। इस फेस्ट के दौरान करीब 28 लाख रुपए के पुरस्कारों का वितरण भी किया जाएगा। दार्जिलिंग के युवा उद्यमियों के लिए चौरस्ता में स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां वे हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं और नए स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन भी करेंगे। इसके अलावा कला और फोटोग्राफी प्रदर्शनी, खाने पीने के स्टॉल, फैशन शो और स्थानीय परंपराओं और संगीत का प्रदर्शन भी होगा। पिछले 2 साल से मेलोडी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं और यहां पर होने वाले कार्यक्रम सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। दार्जिलिंग से कई संसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। दुनिया क्रिसमस की तैयारियों में जुटी है। टोरंटो से लेकर लॉस एंजलिस तक सड़कें और बाजार रोशनी से पटे पड़े हैं। टोरंटो में जहां नॉर्थन स्क्वायर पर लोगों की भीड़ जुटी है, तो वहीं लॉस एंजलिस में लोगों ने पारंपरिक तौर तरीके से क्रिसमस से पहले आनंद उठाया है। देखिए आप। ये जगमग तस्वीरें डाउनटाउन टोरंटो में नॉर्थन फिलिप स्क्वायर की हैं, जहां उमड़ी भीड़ उत्सवी रोशनी के बैनर तले रोशन जगह है कि जहां क्रिसमस से पहले छुट्टियों में सजावट ने इस ऐतिहासिक स्थल को एक मौसमी केंद्र में बदल दिया। स्क्वायर के आइस रिंग ने प्रतिष्ठित टोरंटो चिन्ह की जगमगाहट के नीचे
स्केटिंग करने वालों को खूब लुभाया। वहीं क्रिसमस पर सजे बाजार और जगमगाती सड़कें शहर के शीतकालीन आकर्षण में चार चांद लगा रही थी। नॉर्थन स्क्वायर पर जमा लोगों ने ऊंचे क्रिसमस पेड़ों के पास तस्वीरें खींची। वो रोशनी की सुरंगों में घूमे और फूलों की मालाओं से सजी दुकानों में जमकर खरीदारी की। यहाँ दुकानों की खिड़कियों से लेकर पार्क में लगे पेड़ सजावट से जगमगा रहे थे, जिससे छुट्टियों के मौसम के आते ही एक जीवंत पृष्ठभूमि बन गई। क्रिसमस पर लॉस एंजलिस शहर छुट्टियों के दौर में खुशियां लेकर आ रहा है, क्योंकि इस मौके पर अल्ताडेना समुदाय ने अपनी लोकप्रिय क्रिसमस ट्री लेन को रोशन किया है। ये काम यहाँ लोगों ने मिलकर किया। उन्होंने रोशनी से चमचमाती इस गली को आग से तबाह हुए शहर के लिए लचीलेपन और नवीनीकरण का प्रतीक बताया। शहर में क्रिसमस की पारंपरिक छुट्टियों के जश्न को भी नए तरीके से मनाने की तैयारी हो चुकी है। ग्रोव शॉपिंग सेंटर में एक क्रिसमस ट्री और सजावट बेवर्ली हिल के प्रसिद्ध रेडियो ड्राइव को छुट्टियों के माहौल में सजाया गया और शहर के डाउनटाउन व्यवसायिक केंद्र पार्शिंग स्क्वायर में एक स्केटिंग रिंग बनाया गया। जहां लोग समय बिताकर खुश हैं और क्रिसमस के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वनडे सीरीज में 2-1 से शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए तैयार है। आज सीरीज का पहला मैच कटक के बाराबाती स्टेडियम में होने जा रहा है। वनडे सीरीज में जीत के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। अब भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज पर कब्जा के लिए तैयार है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया के लिए ये सीरीज 2026 की शुरुआत में होने वाले घरेलू T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी टीम वनडे में मिली हार का बदला लेने के इरादे से उतरने के लिए तैयार है। कोई भी बड़ा टूर्नामेंट के आप लास्ट 1 महीने 2 महीने में आके ये नहीं सोच सकते कि अरे अभी टूर्नामेंट आ गया है, अभी प्रिपरेशन चालू हो गया है। अभी अपन स्कूल में जब एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि लास्ट के 4 दिन में सब पढ़ने को देखते हैं, पूरा साल पढ़ाई करते हैं, 2 साल पढ़ाई करते हैं। वैसे ही सेम प्रिपरेशन भी वैसा ही होता है हमारा। जैसे ही ख़त्म हुआ था 24 का T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी और तब से अगर आप देखोगे तो हम लोग ट्राई करते आ रहे हैं कुछ नई नई चीज़ और वो सब वर्क कर रही है हमारे लिए। दक्षिण अफ्रीका के साथ ये सीरीज भारत के लिए 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का पहला कदम माना जा रहा है, जिसमें दोनों टीमों के पास मैच का रुख अकेले पलटने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। कटक में होने वाले इस मुकाबले में रोमांच भरपूर देखने को मिल सकता है। टीम इंडिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीती है। ऐसे में भारतीय टीम से उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं। भारतीय टीम में 2 बड़े नाम चोट से उबरकर वापस लौट चुके हैं, जिससे टीम इंडिया की ताकत और बढ़ गई है। उप कप्तान शुभमन गिल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। भारत की कोशिश होगी कि गिल और अभिषेक शर्मा टॉप ऑर्डर में आक्रामक शुरुआत करें। मिडिल ऑर्डर में कप्तान सूर्य कुमार यादव और वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या की जोड़ी काफी दमदार दिख रही है। तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, जिन्हें अर्शदीप का साथ मिलेगा। स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की कलाई वाली स्पिन की जोड़ी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
कटक के बाराबाती स्टेडियम की पिच आमतौर पर अच्छी मानी जाती है, जहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए भी यहां मौके कम नहीं होते। कटक में शाम को ओस पड़ने की उम्मीद है, जिससे गेंद गीली हो सकती है। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करना और लक्ष्य का पीछा करना पसंद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।